हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है 12, 16, 25, 41, 66। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, जब भी आपको सीरीज का प्रश्न मिले तो दो बातों का विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, पहली बात आपको ये देखना है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना। इस सीरीज को देखेंगे तो ये पता चल रहा है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते क्रम में। कैसे? पहले 12 है, उसके बाद बड़ी संख्या 16 है, 16 के बाद बड़ी संख्या 25 है, 25 के बाद बड़ी संख्या 41, 41 के बाद बड़ी संख्या, यानी बढ़ती जा रही है संख्याएं। ठीक है, और दूसरी चीज आपको ये देखना है कि जो लास्ट वाली संख्या है ना, लास्ट वाली संख्या पहली संख्या का क्या 20 गुना से ज़्यादा है या कम है। तो ये देखेंगे पहली संख्या का लास्ट वाली संख्या है 20 गुना से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। जब भी कोई सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में हो और लास्ट वाली संख्या पहली संख्या का 20 गुना से कम हो, उस केस में क्या होता है आपका, तो कुछ ना कुछ प्लस होता है। तो देख लेते हैं, 12 से 16 हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, 12 में कितना ऐड करेंगे तो 16 होगा, प्लस 4 ऐड कर देंगे तो 16 आ जाएगा, है ना। और 16 से कितना बन रहा है, 25 बन रहा है, तो 16 में कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस 9 ऐड कर देंगे 16 में तो 25 बन जाएगा। और 25 से कितना हो रहा है, 41 हो रहा है। तो पुनः अगर हम 25 में क्या ऐड कर दें तो आप लोग बोलेंगे सर प्लस 16 ऐड कर देंगे तो आपका 41 हो जाएगा, है ना। और पुनः 41 से कितना बन रहा है, 66। तो कितना ऐड करना पड़ेगा 41 में, तो बोलिएगा आप लोग 25 ऐड कर देने पे कितना बनेगा आपका, तो 66 बन जाएगा। आप जोड़ के भी देख सकते हैं, 5 1 6 4 2 6। अब ध्यान से देखने पे पता चल रहा है 4 जुड़ा पहले, उसके बाद 9, उसके बाद 16, उसके बाद 25। आप देख पा रहे होंगे कि जो 4 है ना, यह 2 का स्क्वायर जुड़ा। पहली बार 2 का स्क्वायर जुड़ा, 9 क्या है तो 3 का स्क्वायर, दूसरी बार 3 का स्क्वायर जुड़ा, 16 क्या है तो 4 का स्क्वायर, तीसरी बार क्या हुआ 4 का स्क्वायर जुड़ा, 25 क्या है तो 5 का स्क्वायर, तो अगली बार क्या जुड़ा 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर जुड़ा, 3 का स्क्वायर जुड़ा, 4 का स्क्वायर जुड़ा, 5 का स्क्वायर जुड़ा। तो अगली बार आप लोग यही बोलिएगा ना सर 6 का स्क्वायर जोड़ दो, सिंपल सी बात है ना। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो प्लस जब हम 36 करेंगे 66 में तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, 6 6 12 आ गया, 6 3 9 1 10, यानी 102 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है जिस तरह सिंग SING 39 से संबंधित है, उसी तरह डन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। ठीक है, जब भी ऐसा आपको प्रश्न मिले ना तो सिंपली बोलता प्रश्न क्या है समझिएगा। SSC इस तरह का भर भर के क्वेश्चन पूछती है। आपका ये बोल दे रहा है कि जो सिंग और 39 है ना, ये एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, क्या संबंध है। सेम संबंध सेम लॉजिक को हम लोग क्या करेंगे, डन और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे, है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पे सिंग से 39 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, जब भी मैं आपको बोला हूँ, हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी किसी अल्फ़ाबेट के किसी लेटर के पेयर को किसी संख्या से कोड किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, प्लेस वैल्यू का गेम होता है ना। अब देखिए यहाँ पे सिंग है, सिंग को क्या लिखा जा रहा है 39, यानी कि क्या किया गया होगा, प्लेस वैल्यू का सम करेंगे तभी तो 2 डिजिट में संख्या बन सकती है ना। तो सिंग के क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू को लिखेंगे और सम करेंगे और फिर देखेंगे कि 39 बन रहा है कि नहीं। एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो आप लोग बोलेंगे सर 19 होता है। और आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो आप लोग बोलेंगे सर 9 होता है। और एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो 14 होता है। और जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो 7 होता है ना। ऐड कर देते हैं तो 9 19 9 कितना हो गया तो 28, और 28 14 कितना हो गया तो आप लोग बोलिएगा 42, और 42 7 कितना हो गया तो 49 हो गया, 49 आ गया। अब देखा हमने कि सिंग के प्लेस वैल्यू का सम किया तो 49 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 39 दिया है। तो कोई बात नहीं, अगर हम लोग 49 में से 10 माइनस कर लेंगे तो क्या 39 आ जाएगा। आप लोग बोलेंगे जी सर। तो सेम प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे डन में, डन के प्लेस वैल्यू का सम करेंगे, उसमें से -10 करेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं
डी का प्लेस वैल्यू, देखिए एग्जाम में ऐसे डियर लिख के नहीं करना है, मैं समझाने के लिए आपको लिख के बता रहा हूँ। एग्जाम में कैसे करिएगा, तो डी का प्लेस वैल्यू 4, ओ का 15, 15 4 19, एन का प्लेस वैल्यू 14, 19 14 कितना हो गया 33, और ई का प्लेस वैल्यू 5, 33 5 कितना आ गया 38 आ गया। यानी डन के प्लेस वैल्यू का सम कितना आ गया 38 आ गया, और 38 में से क्या करेंगे -10, क्योंकि हमने यहाँ भी किया था, तो कितना आ जाएगा 28। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा 28 आएगा, और 28 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब एक चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है जो लोग नए बच्चे होंगे उनको शायद न पता चल पा रहा हो कि मैं प्लेस वैल्यू क्या ले रहा हूँ, मैं प्लेस वैल्यू क्या मैं ऐड कर रहा हूँ। जैसे अगर प्लेस वैल्यू, किसी भी अक्षर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट में उसका क्रम होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बी का प्लेस वैल्यू क्या है, तो मैं कहूँगा 2। क्यों कहूँगा, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट जो होता है ना, ए से जेड तक ABCD होता है, तो उस क्रम में बी दूसरे स्थान पे आता है ना, तो बी का प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगा। सी तीसरे स्थान पे आता है तो 3 हो जाएगा। उसी तरह आपका अगर मैं ये बात करूं जेड की, तो जेड कौन से स्थान पे आता है, तो 26वें नंबर पे आता है, तो इसका प्लेस वैल्यू 26। तो कुछ प्लेस वैल्यू नहीं होता है, अल्फ़ाबेट के क्रम में जिस नंबर पे अक्षर होती हैं वही उनका प्लेस वैल्यू होता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। बी डी के 3 स्थान बाएं हैं जो दाएं छोर पर है, और ई के 4 स्थान दाएं हैं जो बाएं छोर पर है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? बहुत ही खूबसूरत सवाल है। एक बात समझिएगा आप लोग ध्यान से, है ना। अब देखिए बोला क्या गया है कि बी जो है डी के 3 स्थान बाएं हैं जो दाएं छोर पर है। अब देखिए कंफ्यूजन यही होता है कि जो किसके बारे में बोला जा रहा है। बोल रहा है कि जो बी है ना, डी के 3 स्थान बाएं हैं। इतना तो हमको पता है कि डी के बाएं में, ध्यान दीजिएगा, डी के क्या है आपका बाएं में क्या है, तो बी है। इतना तो हमको क्लियर है ना। अब ये बोल रहा है कि जो दाएं छोर पर है। अब देखिए कंफ्यूजन होगा कि बी दाएं छोर पर है कि डी दाएं छोर पे है। तो जो का मतलब ये होता है कि जो पास वाला होता है, जो का मतलब डी ही तो पास है, बी और डी में जो से पास कौन है, तो डी है। ठीक है, तो जो का मतलब डी की बात कर रहा है। डी क्या है, तो बाएं, डी क्या है दाएं छोर पे, यहाँ पे है, बिल्कुल राइट में है ना। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं, पहले ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। और एक बात और समझिएगा ध्यान से, मैं क्या बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे मैं पर्सन को खड़ा करता हूँ, है ना। तो अगर ये कोई आदमी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मान लीजिए आदमी है ना, तो अगर इसकी मैं बात करूँ, है ना, इसकी बात करूँ, अगर खड़ा है, तो अगर ये आदमी मेरे तरफ देख रहा है ना, तो अगर मेरे तरफ देख रहा है तो मैं बोलूँगा कि इसका जो लेफ्ट है इधर है। ठीक है, इसका जो लेफ्ट है इधर है, और इसका राइट क्या है, इधर है ना। तो हमेशा इसी चीज़ को आप लोग कंसीडर करिएगा। जब भी ऐसा न दे, जब भी किसी लाइन पे या किसी पंक्ति की बात की जाएगी, तो आप लोग हमेशा LHS इसको मानेगा, RHS इसको मानेगा, है ना। अब देखिए बोला हमसे क्या गया था, बोला गया था कि बी जो है डी के 3 स्थान बाएं है जो दाएं छोर पर है। तो डी कौन सा है, तो दाएं छोर पर, बिल्कुल राइट में है, यहाँ पे है। ओके, और बी डी के 3 स्थान बाएं, यानी कि 1 2 तीसरे पे कौन सा है, तो बी है, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि डी के 3 स्थान बाएं, और ई के 4 स्थान दाएं हैं जो बाएं छोर पर है। अब देखिए, और ई के, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना, और ई के 4 स्थान दाएं हैं जो बाएं छोर पर है। जो मतलब ई क्या है, बाएं छोर पर एकदम है, ध्यान दीजिएगा। और इसके ई के 4 स्थान दाएं कौन है, बी है। यही तो बोल रहा है ना, 4 स्थान, यानी कि कितना होगा, 1 2 3 और 1 4। तो हमसे यही पूछा था कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं टोटल, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शब्दों को उनके क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। 5 शब्द दिए गए हैं और इनको क्या करना है, एक सार्थक या व्यवस्थित क्रम में इनको हमको अरेंज करना है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले ना, तो एक बार सभी शब्द जितने भी शब्द दिए गए होते हैं उनको एक बार आप आराम से ध्यान लगा के पढ़ने का प्रयास कीजिए। तभी आपको पता चलेगा कि ये जो शब्द दिए गए हैं किस बारे में हैं,
क्योंकि जब तक आपको एक ओवरऑल आइडिया नहीं लगेगा कि ये शब्द किस चीज़ से रिलेटेड हैं, तब तक आप उसको सार्थक व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एक बार सभी आप लोग क्या किया कीजिए कि सभी शब्दों को पढ़िए। मैं देखा कि पहला जिला दिया है, दूसरा नगर, तीसरा राज्य, चौथा पंचायत और पांचवा देश। तो हमें पहली बार मैंने जब पढ़ा तो मुझे क्लियर हो गया कि ये भैया किसी देश की व्यवस्था के बारे में बात की जा रही है कि देश होता है, उसमें राज्य होता है, राज्य में जिला होता है, जिला में पंचायत, नगर, ये सब होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। जिला होता है, राज्य में जिला होता है और राज्य देश में होता है। तो हमको इतना क्लियरिटी बन गया कि यह किसी देश की व्यवस्था से रिलेटेड सारे शब्द दिए गए हैं। अब मेरा सवाल ये उठेगा कि पहले मैं सबसे छोटे को रखूं या सबसे बड़े को। तो इसमें सबसे बड़ा देश है और सबसे छोटा पंचायत है, लेकिन दुर्भाग्यवश 5 से शुरू कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो मैं 5 को नहीं रखूंगा। क्योंकि मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि सबसे बड़ा देश ले लूं, उसके बाद राज्य ले लूं, 5 3 कर लूं, या सबसे छोटा ले लूं, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। लेकिन 5 से स्टार्ट नहीं है, तो हम देश को क्या करेंगे, इनिशियल में नहीं लेंगे, है ना। तो सबसे छोटा क्या है, पंचायत है, 4 नंबर। पंचायत ही तो सबसे छोटा होता है। जैसे आपका ग्राम सभा होता है, जो प्रधान होते हैं, ठीक है, सबसे छोटा। उसके बाद 4 के बाद क्या होगा, राज्य तो होगा नहीं, देश तो होगा नहीं, या तो जिला होगा या तो नगर होगा, यही तो होगा ना। अब जिला और नगर में आप लोग, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कई लोग हो जाएंगे कंफ्यूज। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कई दफ़ा हो जाता है, डाउट होता है कि भाई नगर होगा कि जिला होगा, है ना। तो एग्ज़ाम में जरूरी नहीं है कि जितने भी शब्द दिए गए हैं, आप एग्जाम में बैठे हैं या मॉक दे रहे हैं, तो जितने भी शब्द दिए गए हैं सभी शब्द का एक आपको सार्थक क्रम पता है। तो मैं ऑप्शन का सहारा लेता हूँ, थोड़ा ऑप्शन से भी प्ले करना सीखिए। मुझे तो क्लियर है कि ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। अगर सपोज करिए मेरे मन में आता है कि मैं मान लेता हूँ यार नगर तो मतलब जैसे मुंबई एक नगर हो गया, मुंबई तो महानगर हो गया, तो उससे छोटा कोई मान लीजिए बनारस हो गया, नगर हो गया, है ना। तो आपको डाउट ये हुआ कि सर नगर रखे कि जिला, तो आपने क्या किया, चलो मान लेते हैं जिला रखा, तो 4 के बाद 1 आना चाहिए, यानी ऑप्शन बी बन रहा है 4 के बाद 1। तो 4 के बाद जब 1 होगा तो उसके बाद इन्होंने 3 दिया है, 3 राज्य दिया है और 2 गायब कर दिया है नगर। तो जाहिर सी बात है नगर राज्य में ही तो होगा डियर, नगर जो है राज्य में ही तो होगा ना, है ना। जैसे मुंबई एक क्या है, महानगर है, तो क्या है, महानगर है, बहुत नगर से भी बड़ा है, वो क्या है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है ना। तो भैया 3 तो हो नहीं सकता है ना, 4 1 के बाद 2 आना चाहिए, यानी इतना तो हमें क्लियरिटी बन गया कि भैया 4 उसके बाद क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, है ना। 1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर दे रहा है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 4 के बाद क्या लेना पड़ेगा, 2 एक्चुअल में होता है ये नगर क्या होता है, जिला से छोटा होता है। नगर क्या होता है, जिला से छोटा होता है, इसको याद कर लीजिए। तो 4 के बाद 2 हो गया और 2 के बाद जिला 1 आएगा और जिला के बाद 3 राज्य आ जाएगा और राज्य के बाद 5 देश आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 421 35। और इस तरह के सवाल को पूरा नहीं किया जाता, मैं समझाने के लिए सबको मैं लिख रहा हूँ कि 4 2 1 3 5। आपको क्लियरिटी बन गया कि 4 के बाद 2 आएगा, आपने समझ गए, तो बाकी इधर एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। आप इसको 4 2 देखिए किस ऑप्शन में है और मारिए, निकल जाइए, इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें लुप्त संख्या बताना है, एक डायग्राम दिया गया है ना। डायग्राम में आपको 5 संख्याएं दी गई हैं, 4 है, 6 है, 8 है, 2 है, बीच में 20 है। और दूसरे डायग्राम में भी 8 5 6 6 है और तीसरे डायग्राम में भी बीच में क्वेश्चन मार्क दिया है, वहां पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। आरआरबी एनटीपीसी 9/2/2021 में पूछा गया है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं ना। अब देखिए सिंपल सी बात है, बात समझिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी कोई आकृति दे दे और उसमें संख्याएं दे तो इतना याद रखिएगा कि जो बड़ी संख्या होती है ना उसी को हमें ज्ञात करना होता है। सिंपल सी बात है कि जो संबंध इस फिगर के अंकों में होगा, संख्याओं में होगा, सेम संबंध जो होगा इस आकृति के भी संख्याओं में होगा। और वही लॉजिक, वही संबंध हम क्वेश्चन मार्क वाले आकृति में लगा के अपना आंसर लाएंगे। दूसरी बात मैं हमेशा बताता हूं आपको कि जो बड़ी संख्या होती है ना उसी को छोटी संख्या से लाने का प्रयास किया जाता है। 99% केस में यही होता है सवाल में। तो मैंने देखा कि 4 है पहले आकृति में, 6 है, 8 है, 2 है, इसमें बड़ी संख्या 20 है ना। आप 20 है तो अब सिंपल इतना याद रखिए कि आपको 20 को लाना है। जो 4 बाकी संख्याएं हैं उनसे हम कैसे ला सकते हैं, तो मैंने कहा यार कोई नहीं, जोड़ देते हैं सबको। तो 6 और 8 14, 14 2 16, 16 4 20, 20 तो यहाँ पे आ गया सम।
यहाँ पे भी तो देख लेते हैं, सम चारों का 18 आ रहा है क्या, 6 5 11, 11 6 17 और 17 8 25, यहाँ पे सम 25 आ रहा है, यानी कि हम सम करने पे नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सम कर रहा हूँ ना तो पहले आकृति में 20 बन रहा है तो दूसरे में भी 18 बनना चाहिए, लेकिन दूसरे में तो 25 आ रहा है, तो यानी इस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और हो रहा होगा, है ना। तो क्या हो रहा है देखते हैं, लेकिन इतना क्लियर है कि बीच वाली संख्या ही हम लाएंगे, है ना। अब हम क्या करते हैं कि 4 और 8 का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 × 8 का मल्टीप्लाई आपस में कर लेते हैं, और माइनस कर लेते हैं 6 और 2 का मल्टीप्लाई, तो 6 × 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 चौको कितना आ गया, 32 आ गया, और 32 - 12 करेंगे तो 20 आ जाएगा, है ना। तो मैंने किया क्या कि लेफ्ट और राइट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करके अप और डाउन वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके माइनस किया। तो सेम प्रक्रिया यहाँ भी, 8 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है, एग्जाम में लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है, इसीलिए यहीं सीखिए। 5 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, और 30 48 में से निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 18। यानी क्लियर बन गया कि लेफ्ट और राइट की संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करके अप और डाउन की संख्या को मल्टीप्लाई करके माइनस करने पे क्या बन रहा है, बीच वाली संख्या बन रहा है। यहाँ भी मैंने पहले आकृति में भी यही किया, दूसरे में भी यही किया, तो तीसरे में भी सेम यही करेंगे, है ना। तो 9 और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे सर 18 हो जाएगा, है ना, और माइनस पुनः 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12, और 18 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा, 6। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है पुस्तक ज्ञान से जिस तरह संबंधित है उसी तरह व्यायाम क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। अब इतना याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कुछ भी नहीं होता है, जो दो शब्द रेशियो में दिए गए होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका पुस्तक और ज्ञान, जो 2 शब्द रेशियो में दिए गए होते हैं, ठीक है, वो कैसे संबंधित है, उनके बीच में क्या संबंध है, वही संबंध हमको क्या करना होता है। जो व्यायाम दिया है और क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ पे क्या शब्द होगा लाने के लिए, वही लॉजिक वही संबंध हम ढूंढते हैं। इसका मतलब पूरा यही होता है। एसएससी भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, रेलवे में भी आता है। अभी आपका सीजीएल का पेपर हुआ था, पेपर उठा करके देख लीजिएगा, पेपर मिल जाएगा। और एमटीएस का भी एग्जाम खत्म हो गया है, आंसर की आने ही वाला है, तो आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। अंतर इतना ही होता है कि कई दफ़ा यहाँ पे अंक आपको दे देगा, कई दफ़ा आपको यहाँ पे शब्द जैसे दिया है। अभी हमने 2 नंबर का सवाल किया था, वहाँ पे क्या किया था कि अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों का मिश्रण दे दिया था। कई दफ़ा यहाँ पे अल्फ़ाबेट का पेयर देगा, तो बस यही करेगा। 3 से 4 तरीके से क्वेश्चन बनाता है, लेकिन क्वेश्चन एक पूछा जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पुस्तक ज्ञान से संबंधित है। जाहिर सी बात है कि जो बुक होता है, किताबें होती हैं, उनको जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, पुस्तकों से हमको ज्ञान ही तो मिलता है ना। पुस्तक पढ़ते हैं तो ज्ञान ही तो मिलता है ना। पुस्तक पढ़ेंगे तो ऐसा तो है ना कि एनर्जी मिलेगा, ऐसा तो है ना कि आपका नींद पूरा होगा, है ना। पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, कुछ ना कुछ आप सीखिएगा। उसी तरह जब आप व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और मैं आप सभी को सलाह देता हूँ, सबको मैं बोलता हूँ कि देखिए आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, फिर भी आप लोग क्या किया करिए, एक्सरसाइज किया करिए, है ना। एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाइए, आप लोग योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए, और पुशअप कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें किया करिए, कम से कम, ज़्यादा नहीं। क्योंकि अभी मान लीजिए आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई मेन है, तो कम से कम, ज़्यादा नहीं, लेकिन डेली मॉर्निंग में अपना फ्रेश वगैरह होने के बाद 20 मिनट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, मात्र 20 मिनट करिए। आपको पुशअप मारने में, 50 पुशअप मारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 15-15 का भी सेट मारिएगा तो भी आप मार लेंगे अधिक से अधिक 6 से 7 मिनट में, ठीक है। तो पुशअप मार लिया कीजिए, ध्यान लगा लीजिए या कीजिए, ये सब किया कीजिए, योग किया करिए। उससे क्या रहेगा, आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, बॉडी क्या रहती है, एनर्जेटिक रहती है, और दिमाग भी तेज काम करता है ना। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, व्यायाम दिया है ना। तो व्यायाम दिया है, तो जिस तरह पुस्तक हम पढ़ते हैं तो हमको ज्ञान मिलता है, उसी तरह जब हम एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, शिक्षक मिलता है नहीं, दुख मिलता है नहीं, उत्तेजना मिलता है नहीं, तो क्या मिलता है, स्वस्थ रहता है शरीर। क्या रहता है, जब हम व्यायाम करते हैं तो स्वस्थ रहता है हमारा शरीर, क्या रहता है, स्वस्थ रहता है,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसीलिए आप लोग एक क्वेट भी सुने होंगे कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है कि कहिए मत। कई सारे मेरे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की और एग्ज़ाम करीब आने पर, सीजीएल के मेरे बच्चे, एग्ज़ाम करीब आने पर उन्होंने इतना ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे दिया और सेहत पे कम ध्यान देने की वजह से उनकी तबीयत गड़बड़ होगी। और उनका एग्ज़ाम के पहले, मान लीजिए महीने दिन पहले अगर आपकी तबीयत थोड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी तो फिर तो एग्ज़ाम का क्या हो गया, लंका ही लग जाता है। तो इसलिए सेहत बहुत ज़रूरी होता है, सेहत पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है, वह फिर शुरुआती बिंदु की ओर, डायरेक्शन का प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, कुछ भी रखा नहीं है। जब भी आपको इस तरह का डायरेक्शन का प्रश्न मिले तो सिंपल बात आपको तो एक पता होगा डियर, मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। यही तो होता है ना। आप लोग बोलिएगा हाँ गुरुजी आप तो हमेशा बताते हैं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम होता है ना। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया ना वैसे वैसे हम लोग डायग्राम बनाएंगे। बोला कि एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम किधर चलेगा, बताइएगा, पश्चिम किधर चलेगा, तो इधर ही ना चलेगा। पश्चिम किधर चलेगा, पश्चिम इधर चलेगा। तो कितना चला था, 12 किलोमीटर चला था पश्चिम, क्योंकि भैया पश्चिम यही है ना, तो हम इधर ही ना चलाएंगे, समझ रहे हैं। आगे क्या बोला है, दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। यहाँ से भैया ये क्या करते हैं, दाएं मुड़ते हैं, तो इसका दाएं क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और कितना चलते हैं, तो ये 16 किलोमीटर चलते हैं। कितना, 16 किलोमीटर। कोई बात नहीं, चला दिया मैंने, है ना। अब इतना ध्यान दीजिएगा डियर कि जब ये ऊपर चला, दाएं मुड़ा ना, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री में स्ट्रेट गया था ऊपर। ध्यान दीजिएगा इस बात को, दाएं तुरंत मुड़ा इसका मतलब स्ट्रेट होता है पूरा 90 डिग्री, है ना। वह फिर शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से क्या करता है, इनिशियल बिंदु तो यही था ना, यहीं से स्टार्ट किया था, इनिशियल बिंदु तो यही था। अब यहाँ से 6 किलोमीटर क्या करता है, तो यह चलता है अपने इनिशियल बिंदु की तरफ, तो यहाँ पहुँच जाता है ना। ये कितना है, 6 किलोमीटर। अब हमसे पूछ के आ रहा है और गंतव्य तक पहुँचता है, वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी है। तो हमसे पूछा जा रहा है ना कि इनिशियल या स्थान है, यहाँ से इसकी दूरी बतानी है कि ये कहाँ कितनी दूरी है, ये वाली जो डिस्टेंस है डी कितना है हमको बताना है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि यहीं पे उसका डेस्टिनेशन था, डी था डेस्टिनेशन था, यहाँ पहुँच गया है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि ये 16 है और ये 12 है। आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ट्रिपलेट याद होना चाहिए। इसको पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, आधार 12 लंब 16, तो कर्ण निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा निकाल सकते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की बीच की दूरी निकाल सकते हैं, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर लेंगे। लेकिन आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, ट्रिपलेट पता है तो आप आसानी से ओरली करेंगे। 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 4 × 4 में लिख सकता हूँ क्या, आप बोलेंगे हाँ सर। 12 को कैसे लिख सकते हैं, तो 4 × 3 लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, इसको मैं 3 × 4 लिख सकता हूँ क्या। तो आपको एक ट्रिपलेट पता होगा, 3 4 5, पता है कि नहीं। तो ये देखिए 3 है आधार, 4 ये है, 4 4 गुना ज़्यादा है ना, 3 ये है, 4 ये है, तो अगला क्या रहा होगा, कर्ण 5 रहा होगा। और ये कितने गुने हैं, 4 है, तो यहाँ भी मैंने 4 कर लिया, तो ये कितना हो गया, 5 को 20। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 है, जिसमें 6 चल चुका है, तो ये दूरी कितनी हो गई, 20 में से 6 निकाल देंगे तो कितना आ गया आपका 14। यानी कि जो हमसे दूरी पूछा है वह कितना है, 14 किलोमीटर। और किस ऑप्शन में 14 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया गया है, दिया गया है उत्सव, दिवाली और बैसाखी। इन 3 शब्दों से हमको एक डायग्राम बनाना है जो इन 3 शब्दों को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो। ध्यान से अगर मैं तीनों शब्दों को देखने का प्रयास करता हूं तो मुझे पता चलता है कि उत्सव दिया है, दीपावली दिया है और बैसाखी। तो जाहिर सी बात है दिवाली भी एक त्यौहार है, बैसाखी भी एक त्यौहार है। तो दिवाली और बैसाखी तो एक दूसरे से संबंधित नहीं है, इतना पता है, दोनों त्यौहार हैं, दोनों अलग अलग त्यौहार हैं, ठीक है। उत्सव की बात करें तो दोनों उत्सव टाइप के ही तो होते हैं ना। दिवाली आता है तो हम क्या करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं और दिया जलाते हैं। बैसाखी में भी क्या होता है, तो लाइया वगैरह खाते हैं, भुट्टा ढूंढा वगैरह खाते हैं, यही तो किया जाता है ना। फिर पूजा सूर्य भगवान की जाती है। यानी उत्सव दोनों क्या है, एक उत्सव की तरह हम मनाते हैं ना। त्यौहार क्या है, त्यौहार क्या होता है, तो खुशियों का एक क्या होता है, उत्सव होता है ना। तो इतना क्लियर हो गया कि उत्सव सबसे पहले आएगा, यानी उत्सव आ गया यहाँ पे, और उत्सव ये आ गया,
है ना। तो उत्सव के अंदर ही क्या आता है आपका, दोनों आएंगे, दीपावली आएगा, दिवाली आएगा, और क्या आएगा, बैसाखी। डी से दिवाली कर लेते हैं और बी से बैसाखी, है ना, बी से बैसाखी और डी से दिवाली। तो देखिए अब दिवाली और बैसाखी को मैं इंटरसेक्ट नहीं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों अलग अलग त्यौहार हैं, लेकिन दोनों क्या है, उत्सव हैं, तो इसलिए मैंने दोनों को उत्सव के अंदर रखा। तो कुछ हमारा इस तरह का डायग्राम बनेगा और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पासे के 6 फलकों पर ABCDEF वर्ड है, ई के विपरीत कौन सा वर्ड है। डाइस का प्रश्न है, बेहद ही खूबसूरत सवाल है। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, कई क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं लेकिन फिर भी हम उसको एग्जाम में मॉक देते वक्त गलत कर देते हैं। तो आसान प्रश्नों पे भी विशेष, जब भी आप एग्जाम दीजिए आसान प्रश्नों को करते वक्त विशेष ध्यान दीजिए आंसर करते वक्त, है ना, कई दफ़ा गलत हो जाता है। हमसे पूछ रहा है कि ई के विपरीत कौन सा वर्ड है। आप सभी को पता होगा, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल मैं बात करता हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। आप सभी को एक कंसेप्ट पता होगा, क्या पता होगा, मैंने पहले तीनों डाइज को ध्यान से देखा, पहले बात इसलिए है, तो मैंने देखा कि पहले डाइज में ACD दिया है फलक पे, दूसरे में ABE, तीसरे में ACB। तो मैंने डाइज 2 और जब डाइज 3 को देखा तो मैं देखा कि दोनों डाइज में 2 फलक पे A और B हैं, यानी 2 फलक क्या है, कॉमन है ना। तो एक आपका कंसेप्ट होता है कि जब भी किसी 2 डाइज के 2 फलक पर कॉमन संख्याएं हों तो तीसरे फलक की, दोनों डाइस की तीसरे फलक की जो संख्याएं होती हैं, जो अक्षर होता है वह एक दूसरे के विपरीत होता है। तो ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, तो ई और सी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। और हमसे यही पूछा था कि ई के विपरीत क्या होगा, तो सी विल बी राइट आंसर, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जब भी कोई 2 डाइस दिया हो और 2 डाइस में 2 फलक पे 2 संख्याएं कॉमन हो, जैसे दूसरे डाइज में भी A और B है ना, 2 फलक पे, तीसरे में भी A और B 2 फलक पे हैं, तो क्या होता है इस केस में, जो तीसरे फलक की अक्षर होते हैं ना वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब E बच गया, E के विपरीत क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि इंस्ट्रूमेंट शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरे अक्षर की दाईं ओर चौथा होगा। बेहद ही सिंपल सवाल है ना। क्या बोल रहा है, देखिए सवालों को करने से पहले थोड़ा सा सवालों को एनालाइज करने का प्रयास करिए कि माहौल क्या चल रहा है, मतलब सवाल में एक माहौल क्या चल रहा है, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि कई दफ़ा इसी टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में भी मिलेगा, तो थोड़ा क्वेश्चनों को एकदम ध्यान से देखिए, घूर के देखिए। घूर के देखेंगे तो आपको उस क्वेश्चन याद रहेगा, पता रहेगा कि यार इस टाइप का प्रश्न है और इस टाइप का एग्जाम में आएगा, तो आप तुरंत उसको कम से कम समय में करके निकल जाएंगे। सिंपल सा बात बोला हमसे क्या है क्वेश्चन में कि यदि जो इंस्ट्रूमेंट जो शब्द दिया है ना, इसके पहले आधे भाग, यानी जो पहले आधा भाग यानी आधे अक्षर हैं उनको व्युत्क्रमित कर दिया जाए, यानी उल्टा लिख दिया जाए, तो निम्न में से कौन सा अक्षर जो है बाएं छोर से तीसरे अक्षर की दाईं ओर होगा। सिंपल सा बात है। इंस्ट्रूमेंट को मैंने देखा तो इसमें कितने अक्षर है मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यानी 5 को हम क्या कर देंगे, 5 को उल्टा करेंगे, तो 5 ले लेते हैं, यानी आर तक हम क्या कर लेंगे, तो उल्टा कर लेंगे। क्या करेंगे, आर तक हम उल्टा कर लेंगे। ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आर तक हम उल्टा कर लेते हैं। तो पहले आर तक उल्टा करेंगे तो INSTR को रिवर्स लिख लेते हैं, तो आर आएगा, पहले टी आएगा, उसके बाद यस आएगा, उसके बाद यन आएगा, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद बाकी हूबहू लिख लेते हैं, UMENT। ठीक है, इसको हूबहू हम लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि आधा ही बोला था इनको रिवर्स करने के लिए। अब पूछ हमसे क्या रहा है, इसी आधार पर हम जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको सॉल्व करेंगे। पूछा है क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरा, बाएं छोर से यानी लेफ्ट इधर से तीसरा, 1 2 3 एस है, ठीक है, तीसरे अक्षर की दाईं ओर, तीसरे अक्षर की दाईं ओर चौथा, यानी यस के दाईं ओर चौथा कौन होगा, तो यस के दाईं ओर चौथा इधर हो जाएगा, कौन सा, N 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी चौथा कौन सा हो जाएगा, आपका M हो जाएगा। क्या होगा, चौथा आपका M हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या आएगा, आपका M, A विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तमता से पूरा करेगा। आपका
सिंपल सा सवाल है, पूछ रहा है ना कि जो डायग्राम दिया गया है ना, इसमें जो एक खाली स्पेस है, इसमें किस ऑप्शन के डायग्राम को रखने पर यह आकृति परिपूर्ण होगी। तो सिंपल सा सवाल है। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक यहाँ से यहाँ तक कर्व बनेगा ना। इस तरह के प्रश्न को आप सिंपली ऑप्शन से करिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। यहाँ से यहाँ तक एक कर्व रहेगा, है ना। अब कर्व रहने के बाद क्या है, ऐसे एक डंडी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का पहले देखिए किस ऑप्शन में है, ए में तो है नहीं, ए में पूरी डंडी यहाँ तक आ गई है, जो कि अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेच करूँ तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ तक डंडी को पूरा खींच दिया, तो ये तो होगा नहीं। बी देखिए, बी सेम है, एक ऐसे आपका कर्व है और एक लाइन है और ए है, तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। डी तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, उल्टा दिया है और ये पूरा स्ट्रेच किए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन दिया है सभी कबूतर फाकते हैं, सभी फाकते मैना है। सिलॉक्स का प्रश्न है, और सिलॉक्स टॉपिक की मैं बात करूं तो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, रीजनिंग के प्रश्न में ऐसा हो नहीं सकता है कि इस टॉपिक से आपको एक प्रश्न न मिले। एक प्रश्न पूछा ही जाता है, बिल्कुल मैंडेटरी कंफर्म होता है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। करने का अप्रोच क्या होता है कि जो कथन दिया गया होता है ना, जैसे यहाँ दिया है कथन आपका, उस कथन के आधार पर हम एक डायग्राम बनाते हैं, जो कथन देता है, ठीक है, उसके आधार पे। उसके बाद डायग्राम को देख करके हम निष्कर्ष निकालते हैं कि निष्कर्ष कौन सा सही निकाल सकते हैं उस डायग्राम के बेसिस पे। तो सिंपली जो कथन दिया है उससे हम एक बार डायग्राम बना लें, है ना, उसके बाद फिर निष्कर्ष देखते हैं डायग्राम से। पहला दिया है कथन में कि सभी कबूतर जो हैं फाकते हैं, जितने भी कबूतर है ना, पिजन मतलब क्या होता है, कबूतर। अब देखिए स्मार्ट तरीका क्या है, आप पूरा कबूतर डियर मत लिखिएगा, आप कबूतर लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना, 1-2 सेकंड तो ज़्यादा लिख जाएगा, तो उसको शॉर्ट में पी लिखिए, पी से पिजन। तो बोला है सभी कबूतर क्या है, फाकते। कोई बात नहीं, मैं फाकते बना लेता हूँ, फाकते को कुछ मत करिए, एफ कर दीजिए, है ना, एफ से फाकते हो गया। दूसरा क्या बोला है कथन कि सभी फाकते मैना है, जो सभी फाकते क्या है, ये क्या है, मैना है। तो कोई बात नहीं डियर, मैंने बना लिया सभी फाकते मैना, मैना को मैंने एम से डिनोट कर लिया। अब मैना ये सब लिखिए मत, शॉर्ट में लिखेंगे तो उतना कम समय लगेगा। अब इसी डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष देख लेते हैं कौन सा सही है। पहला दिया है सभी मैना कबूतर है, बोल रहा है कि जो सभी मैना है ये कबूतर है। नहीं भैया, कबूतर सभी मैना नहीं कबूतर हो सकती है ना, गलत है, यानी पहला क्या है, गलत है। अब आप ये देखिए भैया, ये बड़ा वाला जो पूरा है ये तो सभी मैना है ना, जो बड़ा वाला सर्कल है, तो इस सभी मैना ये कबूतर छोटा वाला सर्कल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। दूसरा क्या दिया है कि सभी कबूतर मैना है। अब देखिए सभी जो ये कबूतर हैं ये क्या है, मैना है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये जो कबूतर वाला छोटा सर्किल है ये पूरे बड़े सर्किल के अंदर है ना, तो हम बोल सकते हैं ना कि सभी कबूतर मैना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।